हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा सारे अनुच्छेद उसको रिवाइज करेंगे। अब तक हम लोगों ने भाग एक पढ़ा, संविधान का भाग एक, जिसमें भारत एवं उसके क्षेत्र भूभाग का जिक्र है, क्षेत्र अथवा उसके भूभाग का जिक्र है भारत के। भाग एक हमने पढ़ा। भाग एक में अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन और अनुच्छेद चार आता है। ठीक है। भाग एक में क्या है? भाग एक में भारतीय क्षेत्र तथा उसके भूभाग के बारे में दिया गया है। भाग दो में क्या है? भाग दो नागरिकता से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक क्या है? नागरिकता के संबंध में है। फिर भाग तीन की मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का जिक्र है। ठीक। तो हम एक बार नया टॉपिक शुरू करने से पहले, यानी डीपीएसपी शुरू करने से पहले, भाग 4 शुरू करने से पहले हम लोग एक बार क्या करेंगे, सारे अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 तक उसको रिवाइज करेंगे। एक रैपिड रिवीजन होगा। ये वीडियो छोटी होगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, और ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं किया जाएगा। स्क्रीन पर कोशिश की जाएगी कि आपको एक बार डिटेलिंग कर दिया जाए, बता दिया जाए। उसके बाद फिर ऑडियो के थ्रू मैं बोल दूंगा। जो भी अगर आर्टिकल में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे तो बस आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, आपको नहीं पता है या उसको नोट करना है, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद एक है वो यह कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इंडिया जो कि भारत होगा, भारत है, राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद एक में कहा गया है। बट याद रहे कि अनुच्छेद एक में हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, ये एक अनुच्छेद एक में कहा गया है। भारत की जो भी राज्य होंगे, जो भी संघ शासित क्षेत्र होंगे, उसका लिस्ट कहाँ पर होगा? उसका वर्णन या उसका मेंशन कहाँ किया गया है? उसको मेंशन किया गया है अनुसूची एक में। अनुसूची एक में उसको मेंशन किया गया है। इस चीज को भी ध्यान देना है। ठीक। अनुसूची एक में भारतीय राज्यों उसके संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। अच्छा, भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो वो जितने भारतीय राज्य होंगे वो भारत के क्षेत्र होंगे। अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। जितने भारत में संघ शासित क्षेत्र होंगे वो भी क्या है? भारत के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है। उसको भी अनुसूची एक में बताया गया है। वही वर्तमान में 8 यूटी है। और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित किया जा सकता है। मान लो कोई क्षेत्र, जैसे मान लो कल को हमने भूटान को अर्जित कर लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो वो भी कहाँ आएगा? अनुच्छेद एक में भारत संघ का हिस्सा होगा वो भी। इस चीज को ध्यान देना है। यानी भारत के क्षेत्र को भी परिभाषित करता है अनुच्छेद एक। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक कहता है इंडिया, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, राज्यों का एक संघ है। और ऐसे राज्य जो कि भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते। राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये जान लेना है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि राज्यों का एक संघ होगा। जबकि अमेरिका में क्या है? वहां पर 50 राज्य है, 50 राज्यों का एक समूह बनता है, तब जाकर के वो अमेरिका देश बनता है। लेकिन हमारे यहाँ राज्यों का समूह नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? राज्यों का एक संघ है, और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस चीज को ध्यान देना है। तो राज्यों और उनके क्षेत्रों को संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। इस चीज को भी ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 2 है वो संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। सीधी सी बात याद रखना। अनुच्छेद 2 प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अच्छा सर, एक और वर्ड याद रखना है, एडमिशन। एडमिशन किसका होगा? नए बच्चे का होगा। ठीक। नए व्यक्ति का, नए बच्चे का जो एडमिशन होता है। ठीक। यानी कि अगर किसी नए राज्य को एडमिट करना है भारतीय क्षेत्र, भारत संघ में, तो कौन सा अनुच्छेद यूज करेंगे? अनुच्छेद 2। ठीक। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कल को नेपाल या भूटान को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, या वह भारत संघ में शामिल होना चाहता है, तो हम अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके उन्हें क्या कर देंगे? भारत संघ में प्रवेश देंगे। कहने का मतलब, जो ऐसे क्षेत्र जो अभी के अभी या पहले से भारत के क्षेत्र में स्थित नहीं है, उनके हिस्से नहीं है, लेकिन कोई नए क्षेत्र जिनको अगर भारत में एडमिशन चाहिए, प्रवेश चाहिए, या नए राज्य की स्थापना करनी होगी जो कि नया हो पूर्ण रूप से भारत के लिए,
तो क्या होगा, अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल होगा। तो नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन या स्थापना, वो सब कुछ कहाँ आएगा, अनुच्छेद 2 में आएगा। ठीक, और ये कौन करेगा, संसद, इसके लिए शक्ति उसके पास है, वो करेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 3। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना 29वां राज्य बनाया गया। ठीक, तो ये जो आंध्र प्रदेश है वो पहले से ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो भारतीय सीमा में से ही, भारतीय क्षेत्र में से ही किसी एक नए राज्य की स्थापना करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये सारी चीजें जो भी होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, अनुच्छेद 3 में आ जाएंगी। मतलब कि सेकंड वाले में क्या था, एडमिशन या प्रवेश नए राज्यों का, जो कि अभी टोटली नए हैं। लेकिन तीसरे में क्या है कि पहले से स्थित हमारे वर्तमान राज्यों में से परिवर्तन अगर कुछ करना है, वर्तमान राज्यों में से काट करके कोई नया राज्य बनाना है, उसमें से कोई नए राज्य की स्थापना करना है, या पहले कोई भी राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, और सारी कुछ चीजें, ये सब कहाँ पर है, अनुच्छेद 3 में। ये संसद को अनुमति है कि वो कर सकता है। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी दे देंगे फॉर्मेलिटी की तरह से उस राज्य की विधानसभा को कि भैया हम जो है क्या करने जा रहे हैं, आपका डिवीजन करने जा रहे हैं, आपका बंटवारा करने जा रहे हैं। तो राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि हाँ वो कुछ, अगर वो ठीक है, अगर वो सहमति देता है तो भी, नहीं देता है तो भी, उसके पास कोई पावर नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से काट करके 13 जिले निकाल करके क्या बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उसकी स्थापना की गई। उसमें उस राज्य की विधानसभा की परमिशन जरूरी नहीं थी, यूपी की। अब अगर आगे उत्तर प्रदेश को ये हो रहा है कि कई 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो अगर ऐसा आगे कभी बनाना होगा, ठीक है, तो उस उत्तर प्रदेश में कई राज्य और निकाल करके बनाने होंगे, नए राज्य बनाने होंगे, तो वहां पर जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की परमिशन मिले। बस एक राष्ट्रपति द्वारा एक जो है तो सूचना दे दी जाती है कि ठीक है हम नए राज्य बनाने जा रहे हैं, आपको डिवीजन डिवाइड करने जा रहे हैं। बाकी सारी शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक, उस राज्य के पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 3 जो है वो क्या करता है, संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद को मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों को बदलने की भी अनुमति देता है, अनुच्छेद 3 में। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि जो भी कुछ 2 या 3 में किया गया है, जो भी कुछ 2 या 3 में परिवर्तन किया गया है, 2 में, 3 में जो भी कुछ, अनुच्छेद 2 या 3 में जो भी कुछ हुआ है, उसे हम क्या नहीं मानेंगे, संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 के तहत नहीं मानेंगे। आपको पता है संविधान संशोधन का जिक्र कहाँ, अनुच्छेद 368 में, भाग 20 में, और ये कहाँ से लिया गया था, साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था ये प्रावधान। ठीक, इसमें साफ साफ कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं समझा जाएगा, जो कि आर्टिकल 668 के तहत आता है, उन्हें 368 के तहत उन्हें नहीं माना जाएगा। 368 के तहत उन्हें नहीं माना जाएगा जो भी कुछ 2 या 3 में हुआ है। ठीक, क्लियर। इसमें जो अनुच्छेद 3 था उससे संबंधित एक केस है, आपको केस याद रखना है बस किस ईयर का, ये बेरुबारी यूनियन केस, बेरुबारी वाद जो है केस, ये आपका 1960 का है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, बस 1960 का इस चीज को आपको याद रखना है। एक बार रिवाइज वापस करा लेता हूँ। देखिए अनुच्छेद 4 में राज्यों के नामों में परिवर्तन की बात तो हो ही चुकी है, और जो भी कुछ होगा 2 या 3 में उसको क्या होगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के तहत उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो परिवर्तन की अनुमति कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद 4 में। नए राज्यों के निर्माण की अनुमति सब ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, ये सब सारे उसमें, बस खाली इसमें मोटा मोटा एक यही बात है कि 2 या 3, अनुच्छेद 2 या 3 में जो भी कुछ परिवर्तन होगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, 368 के तहत नहीं माना जाएगा, बस यही है मोटी मोटी बात। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के बारे में आपको पता है, भाग 1 पूरा हो गया। भाग 1 में जो है हमने क्या पढ़ा, भाग 1 में हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पढ़े, इसको हमने रिवाइज किया। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित। इसमें हम लोग अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान की स्थापना के समय की नागरिकता को परिभाषित करता है अनुच्छेद 5। तो जो लोग भारत में निवास कर रहे थे उस वक्त जब हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस वक्त, तो उनको जो कहते हैं नागरिकता देनी है, उसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 5 में है।
कैसे नागरिकता दी गई थी? जो जिनका जन्म भारत में हुआ था या जिनके माता-पिता में से एक का जन्म अगर भारत में होता है तो उसको भी नागरिकता उस वक़्त दे दी गई थी। या तो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से कोई अगर व्यक्ति भारत में रह रहा हो, जैसे मान लीजिए एनी बेसेंट वो बहुत पहले से यहाँ रह रही थी, तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान वो अनुच्छेद 5 में कहा गया था कि कैसे उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक? कहने का मतलब अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान लागू होने के समय किन कैसे लोगों को नागरिकता दी जाए, क्या कैसे किस नियम के तहत दिया जाए, क्या-क्या नियम प्रावधान होंगे, वो सारे ज़िक्र कहाँ पर है? आपके अनुच्छेद 5 में। ठीक? सीधी-सी बात। बाकी आपको यहाँ पर अगर आपका मन करे तो आप रीड कर सकते हो जो लिखा हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है, जब भारतीय नागरिक जो आपका संविधान है जब लागू हो रहा था, उस वक़्त जो है लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए उसके संबंध में नियम कानून सब कुछ कहाँ जो जहाँ पर कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 में क्या है सर? है कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आया, डेट क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत आ गए हैं, पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, तो उन्हें कैसे नागरिकता दी जाए? ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आया है कहाँ से? पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, उनको नागरिकता कैसी दी जाए? उसका जो प्रावधान है वो कहाँ है? अनुच्छेद 6 में है। आर्टिकल 6 में ये बात कही गई है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी और डेट क्या थी? 19 जुलाई 1948। ठीक है? अगर कोई मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के बाद या उसी दिन आता है, तो पहली बात तो भारत में 6 महीने रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब जाकर के क्या होगा? उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये बात कही गई थी अनुच्छेद 6 में। आर्टिकल 6 में कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 5 में कहा गया कि संविधान लागू होने के समय कैसे नागरिकता लोगों को दी जाएगी, उससे संबंधित जो भी नियम कानून है अनुच्छेद 5 में। फिर पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए थे, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी उसका संबंध प्रावधान उससे संबंधित प्रावधान कहा है अनुच्छेद 6 में। अच्छा सर, अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, जो लोग पाकिस्तान चले गए, क्यों गए होंगे? हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी रही हो, क्योंकि सब कुछ तो एक ही था, तब बंटवारा तो हुआ नहीं था, पहले किसी को पता भी नहीं था। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए थे कुछ अपना बेचने के लिए या अपनी संपत्ति वगैरह बेचने के लिए, फिर वापस जो भारत आ गए, पाकिस्तान से जो जाने के बाद जो भारत आ गए, उनको नागरिकता कैसे देनी है, उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो कहाँ गए हैं? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में सारे प्रावधान हैं। जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनको नागरिकता कैसे देनी है और फिर भारत में अपनी पुनः नागरिकता उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। इसमें उन शर्तों का भी उल्लेख है जिसके तहत पाकिस्तान चले गए लोग भारत में अपनी नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे डेट याद रखना है, 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए, फिर बाद में वापस आए भी तो उनको नागरिकता कैसे देनी है, उसका सारा नियम कहाँ पर है? अनुच्छेद 7 में। सर अनुच्छेद 8 में क्या है? अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता कैसे दी जाए। इसमें नियम किस बारे में है? ऐसे लोग जो कहाँ हैं? जो भारतीय मूल के विदेशी लोग हैं। विदेशी लोग, उनको नागरिकता संबंधी प्रावधान ये सब कहाँ पर है आपका? अनुच्छेद 8 में। ठीक? तो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता कैसे देनी है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के माता-पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए, उनको रह रहा है विदेश में, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो भी वहाँ पे हमारी एम्बेसी है उस देश में, वहाँ पे जाकर उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाकर उसको नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब अनुच्छेद 8 ये भारतीय मूल के विदेशी लोगों को कैसे नागरिकता संबंधित प्रावधान जो भी कुछ देना है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 8 में। ठीक? उन्हें अपने निवास देश में भारतीय राजनयिक या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना भी आवश्यक है, ये भी बताया गया है। ठीक? आगे देख लेते हैं। का अनुच्छेद 9 तो बहुत सिंपल, इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है, ठीक, तो वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। मतलब कि अगर मान लीजिए कि जैसे मैं हूँ, मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, लेकिन अगर मैं स्वेच्छा से मैं कनाडा की नागरिकता ले लेता हूँ, कनाडा की नागरिकता अगर मैं ले लेता हूँ, तो मेरी भारतीय नागरिकता जो स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर जो कि भारतीय नागरिक है, अगर वो किसी विदेशी या किसी दूसरे देश की जो विदेशी देश की नागरिकता अगर ले लेता है, तो ऐसे में भारतीय नागरिकता उसकी अपने आप हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 9 में। क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता, वहां पर आप एक तो अमेरिका के भी कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कि
वहाँ के 50 राज्यों में से किसी एक राज्य का नागरिक वहाँ के एक राज्य का भी नागरिक है प्लस यूएसए का भी नागरिक है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता है, हम सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो तमिलनाडु का हो चाहे उत्तर प्रदेश का, लेकिन तमिलनाडु वाला भी भारत का नागरिक है और उत्तर प्रदेश वाला भी भारत का नागरिक है। राज्य की अलग से नागरिकता किसी के पास नहीं है। ठीक। और 9 में यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेता है, ठीक है, तो भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 यही कहता है, इसमें सीधे से आपको याद रखना, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता जो होगी, बस यही वर्ड इसके लिए आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर कहा गया है, अनुच्छेद 10 में। सिंपल भाषा में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यदि संसद कोई कानून बनाती है तो यह कानून उन पर भी लागू होगा। प्रत्येक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, तो अगर संसद कोई कानून बना रही है तो वो कानून उस व्यक्ति पर भी लागू होगा क्योंकि वो भारत का नागरिक है। या आप कह सकते हो कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, इसका जिक्र कहाँ है, अनुच्छेद 10 में। इसमें सिंपल सा आपको याद रखना है कि समय समय पर संसद को यह अधिकार है, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। कहने का मतलब कि संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति है, और ये अनुच्छेद 11 में कहा गया। समय समय पर क्या कर सकती है संसद, नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। यह भी कहा गया कि संसद नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में भी कानून बना सकती है। अभी आपको पता होगा CAA 2019, ये भी इसी अनुच्छेद के तहत बनाया गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 1950 में लागू किया गया था, और आपको पता होगा सबसे पहले इसका इस्तेमाल 1955 में था, नागरिकता संबंधी जो नियम बनाया गया था 1955 में। ठीक है, संसद नागरिकता से संबंधित सभी मामलों पर कानून बना सकती है। ठीक है, नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति वाली बात तो आपको बता ही चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे भाग 3, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, देखिए आपको पता है भाग 3 में मौलिक अधिकार का जिक्र है। भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। सबसे पहले अनुच्छेद 12 देख लेते हैं। तो 12 ये कहता है कि राज्य शब्द में भारत सरकार और संसद शामिल है। इसमें प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल भी शामिल है, यानी कि राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है, अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक है, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो परिभाषा के अंतर्गत राज्य क्या होता है, केंद्र सरकार को भी राज्य माना गया है, भारत के संसद को भी राज्य माना गया है, जो राज्य सरकारें हैं उसको भी राज्य माना गया है, जो राज्य की विधानमंडल उसको भी राज्य माना गया है, स्थानीय सरकार जो निकाय होगी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तो सब क्या है, सबको राज्य माना गया है। यहाँ तक कि सब अन्य सभी निकाय जो वैधानिक या गैर संवैधानिक है, जैसे LIC, ONGC, जितने भी सरकारी निकाय लगभग उसको क्या माना गया है, आपका राज्य माना गया। LIC, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ये सब जितने भी सरकारी प्रकार से आप दिमाग से लगा के कह सकते हो, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, सबको क्या माना गया, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माना गया। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा है। यही सेम चीज राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी है। ठीक है, लेकिन वहां पर ये कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो कि अनुच्छेद 12 में है। ठीक, ये मौलिक अधिकार वाले में है। राज्य की परिभाषा वो जो है 36 वाला, वो DPSP का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, वहां से बढ़ेंगे। 13 में क्या, देखिए अनुच्छेद 13 में क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो एक बार मैं इसको स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जितनी भी विधियां होगी वो क्या हो जाएंगी, शून्य कर दी जाएंगी, या तो उस पर कैंची लग जाएगी, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, वो शून्य कर दी जाएंगी। तो संविधान ये कैसे है बताइए। देखिए, संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में वह सभी कानून उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस तक वे क्या कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कही गई कि भविष्य में राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का हनन करती है या उसे कम करती है। अगर ऐसी कोई विधि बनी है जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगी या उसे कम करेगी, तो उसे या तो शून्य कर दिया जाएगा या तो क्या किया जाएगा, उसे कैंची, उस पर कैंची चल जाएगी, कम हो जाएगा, ठीक, कटौती कर दी जाएगी। और एक बात और कही गई थी, तीसरी बात कही गई थी कि विधि यानी कानून के अंतर्गत पहली बात क्या है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियां जो होंगी वो क्या होंगी, स्थायी होंगी। और अगर कुछ भी वो कर रही जो कि क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उस पर कैंची चलेगी, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा जारी जो भी अध्यादेश होंगे
या अस्थायी विधियां होंगी, वो सब भी क्या हो जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। सरकारी आदेश या नियम या अधिसूचना भी, अगर ऐसी कोई अधिसूचना है जिससे क्या हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा या शून्य कर दिया जाएगा या उस पर कैंची चल जाएगी। कोई रूढ़ी या प्रथा चली आ रही बहुत पहले से, लेकिन वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो ऐसी रूढ़िवादी चीजें, ऐसी प्रथाएं जो कि मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, वो सब भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा एक चौथी इसमें विधि है, चौथा इसमें एक नियम है, जो कि क्या हुआ, 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा चौथा पार्ट इसमें जोड़ा गया था। उसमें ये कहा गया था कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। ठीक है, इस पार्ट को बताने के लिए कि भाई विधि नहीं है, अगर हम यहाँ ये लिख देंगे कोई विधि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आराम से उसको चेंज कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ठीक, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही बताने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी ने किया था। उसमें ये कहा गया था कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, मगर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा कब कहा गया, 1973 के केशवानंद भारतीवाद में, यानी कि 24वां संविधान संशोधन को पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में। ठीक, इंदिरा गांधी की चालाकी ये थी कि पहले ये कहा गया कि भाई संविधान संशोधन कोई विधि है, गोरखनाथ वाले मामले में 1967 में। ठीक, 1967 में ये कहा गया कि भाई संविधान संशोधन क्या है, वो एक विधि है, उसे आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, इसी को फैसले को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया जाता है। उसमें कह दिया जाता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है, इसलिए उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, कुछ दिन तक चला, लेकिन 1973 में आते आते क्या हुआ, आपका केशवानंद भारती केस आया। उसमें कहा गया कि ठीक है, आप परिवर्तन करिए, लेकिन वो परिवर्तन ऐसा हो जिससे कि मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो, मूल ढांचे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मूल ढांचे वाली जो बात हो गई 1973 में केशवानंद भारती की आ गई, और उसके बाद से फिर ये क्लियर हो गया कि आप ठीक है परिवर्तन करो न करो, लेकिन मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस चीज को लेकर के बहुत सारे मामले आए, कोर्ट केस आए। मैं कोर्ट केस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले आया आपका शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस जो होता है, शंकरी प्रसाद केस बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद केस बनाम भारत संघ, ये 1951 का मैटर है, 1951 की बात है ये। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन एक विधि नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर गोलकनाथ वाले में क्या हुआ, आपको सिर्फ डेट ईयर याद रखना है, शंकरी प्रसाद वाला मामला 1951 का है। ठीक, क्योंकि ईयर पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में आता है। गोलकनाथ वाला मामला 1967 का है। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या कहा गया कि ये तो एक विधि है, संविधान संशोधन को यहाँ पे विधि नहीं माना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे विधि मान लिया। ठीक, फिर लास्ट में केशवानंद भारती केस जो आता है 1973 वाला, वो यही कहता है कि संविधान में संशोधन एक विधि नहीं है, मगर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उसे विधि नहीं मानते, लेकिन संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। बात करेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की, जो कि क्या है, समता या समानता का अधिकार है, उसकी बात करता है। फिर जो कितने मौलिक अधिकार थे, 7। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे। उसमें एक आपका जो है संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। उसमें पहला वाला जो मौलिक अधिकार है वो है क्या, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 ये इसमें आते हैं, समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत। सबसे पहले पढ़ते हैं संविधान का अनुच्छेद 14। इसमें बस आपको 2 ही बात याद रखनी है, विधि की समानता, विधि के मतलब कानून के सामने सब बराबर है। विधि की समानता, ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया था ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ठीक, विधियों के समान संरक्षण का मतलब होता है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जबकि जो विधि के समक्ष समता है वो क्या है, ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि विधि के सामने सभी समान है। ठीक, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। बस आपको इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 14 में विधि की समानता और विधियों के समान संरक्षण, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 आपको ध्यान रखना है, इसमें सीधी सी बात है कि नागरिकों के साथ धर्म,
नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव प्रतिबंधित है। ये आपका अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक, बस सीधी सी बात है। अनुच्छेद 15 में यही कहा गया कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक, अनुच्छेद 15 में ये कहा गया कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, पहला इसमें कहा गया अनुच्छेद 15 का एक ये कहता है, 15 का खंड 1 ये कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वचन, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 का एक यही कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और 15 का 2 ये कहता है, 15 का खंड 2 ये कहता है कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर, किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, भोजनालय इन सबके या स्थानों पर प्रवेश करने पर कोई भेदभाव नहीं करे। जैसे मान लीजिए सार्वजनिक पब्लिक प्लेस है, मंदिर है और कोई जगह है जो कि सार्वजनिक है, तो ऐसे में केवल इन सब के आधार पर क्या होगा, किसके आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 15 का जो 2 का ये तो ए था, और 2 का 15 का 2 खंड 2 का जो उपखंड बी है वो ये कहता है पूर्णतः यह भारत राज्य निधि से सहायता प्राप्त या साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुआं, तालाब, स्नान घर, सड़कों और सामाजिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो 15 का क्लॉज 1 है वो ये कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान इसके हिसाब से इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, पहला पॉइंट। और 15 का जो खंड 2 है उसमें 2 उपखंड है। तो पहले तो बात यह है कि 15 का खंड 2 में जो उपखंड का है वो कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल व सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और आधार क्या होना चाहिए, कौन से आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर, इन सब पे प्रवेश पर कोई क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। और 15 का जो खंड 2 है उसका उपखंड ख ये कहता है पूर्णतः यह भारत राज्य निधि से सहायता प्राप्त या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो कुआं है, तालाब है, स्नान घर है, सड़क है और सामाजिक समागम के स्थान पर भी क्या होगा, इन सब जो आपको मैंने बताया क्राइटेरिया उसके हिसाब से भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक, 15 का जो 3 है, अनुच्छेद 15 का जो खंड 3 है वो कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रुकेगा। 15 का क्लॉज 3, 15 का क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको, किसके लिए कहा गया है, स्त्रियों और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान अगर होता है तो वहां पर अगर सरकार कुछ अलग कर रही है उनके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक लगेगी। ठीक है ना, 15 का क्लॉज 3 ये विशेषकर महिलाओं के लिए कहा गया है, महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल फैसिलिटी। ठीक, और 15 का 4 जो कहता है वो कहता है कि राज्य को शक्ति दी गई है कि वो क्या करेगा, पिछड़े हुए वर्ग या एससी एसटी, यहाँ पर बेसिकली 15 का 4 जो एससी एसटी के लिए है, एससी एसटी के लिए उन्नति के लिए प्रावधान करेगा। ठीक है, ये एडमिशन जो होता है एससी एसटी वाला वो 15 के 4 में इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक, इसी में एक मामला आया था, मैं बता दे रहा हूँ, इसी में एक मामला आया था, मामले का नाम है मद्रास राज्य बनाम चंपकम तुराई राजम, मद्रास राज्य बनाम चंपकम तुराई राजन। ये केस आपको याद रखना है 1950 का केस है। ठीक, इसमें क्या होता है, वहां पर मद्रास राज्य में आरक्षण दिया गया था, ठीक है ना, प्रवेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। तो चंपकम दुराई राजन जो नाम की महिला थी वो चली गई कोर्ट, और कोर्ट से क्या हो गया, वो जीत करके आ भी गई, कोर्ट से वो जीत करके आ गई। इसीलिए सरकार ने क्या किया, अलग से ये मतलब कि प्रावधान किया, किसके लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए क्या किया, अलग से प्रावधान किया, आरक्षण की बात की, एडमिशन में आरक्षण वाली बात की यहाँ पर। ठीक, 15 आपको याद रखना है, 15(4) जो है ये, इसके तहत राज्यों को शक्ति दी गई वो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को, वर्गों को, एससी एसटी या पिछड़े वर्ग या एससी एसटी के उन्नति के लिए क्या करेगा, प्रावधान कर सकेगा। और 15(3) आपसे बता ही चुका हूँ। 15(5) में क्या कहा गया है, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वह अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षक संस्थाओं को छोड़ करके अन्य सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में एससी एसटी ओबीसी के अभ्यर्थियों क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का जो प्रवेश है, एडमिशन है, वो 15(5) में कहा गया है। ठीक, और 15(4) में कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो भी कोई पिछड़ा है, वर्ग है, उसकी उन्नति के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक, इसे ध्यान देना। मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, आप वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए अनुच्छेद 15, अगर सिंपल सी बात कोई पूछे, इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ नागरिक, किसी व्यक्ति के साथ नागरिक जो भी होगा उसके साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं भेदभाव हो रहा है, कहीं कहीं और महिलाओं को अलग से प्रावधान दिया गया है, बच्चों को अलग से प्रावधान दिया गया है, फिर विकलांगों को अलग से प्रावधान दिया गया है। तो महिला और बच्चों वाली बात कहाँ की गई, 15(3) में, 15 के खंड 3 में।
SC ST के लिए जो अलग से विशेष प्रावधान है 15 के खंड 4 में है, ठीक। और एडमिशन में जो प्रोसेस है, जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, वो 15(5) में की गई है SC ST OBC के लिए। इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक। और 15 के 6 वाले में क्या कहा गया है, 15 के 6 वाले में किसके लिए कहा गया है, 15 के 6 वाले में जो EWS वाले हैं, इनको जो EWS वाले जो कोटा है उनको दिया गया है। आपका एडमिशन में अलग से जो विशेष प्रावधान दिया गया है 15 के 6 में, ठीक। अच्छा सर, अब ये तो हो गया 15 के बारे में। अब आते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। एक बार दोबारा से आप लोग वीडियो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से तो क्लियर हो जाएगा। अगर सीधे सीधे 15 की बात करें तो कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी नागरिक के साथ, भारतीय नागरिक के साथ, उनके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, ठीक। 15(1) आपको बता चुका हूँ। 15(1) में जो है एक आ गया है, सीधी सीधी जो सिंपल सी बात है, कोई भेदभाव नहीं होगा। 15(2) में कहा गया है कि ठीक है, 15(2) में दो चीजें हैं, 15(2) का क और 15(2) का ख। 15(2) का क ये कहता है कि दुकान या जितने भी सार्वजनिक स्थल है, पब्लिक स्थल है, मार्केट है, उस पे इन सब जो भेदभाव है उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन सब आधार पर। और 15(2) के ख में कहा गया, क में ये कहा गया कि दुकान इन सब पे भेदभाव नहीं करेंगे। 15(2) के ख में कहा गया कुआं, तालाब जो कि सार्वजनिक है, उनमें किसी भी व्यक्ति को क्या के साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, जो ऊपर जो भी मैंने बताया उसके हिसाब से, उस सब आधार पर। और 15(3) में महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। 15(4) में SC ST OBC के लिए अलग से आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं उनकी उन्नति के लिए। और 15(5) में जो है किसके लिए कहा गया है, 15(5) में कहा गया है SC ST OBC को एडमिशन में विशेष प्रकार रिजर्व सीट रिजर्व करने के लिए। 15(6) में EWS के लिए सीट रिजर्व करने की बात कही गई है, ठीक, एडमिशन में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है वो सार्वजनिक रोजगार यानी कि सरकारी नौकरियों में जो अवसर की समानता वाली जो बात कही गई, कहाँ पे, अनुच्छेद 16 में। तो अनुच्छेद 16 का खंड 1 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, अवसर की समानता, ठीक। नौकरियों में अवसर की समानता वाली बात अनुच्छेद 16(a) में कहा गया, 16(1) में। जबकि 16 के खंड 2 में कहा गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। राज्य के अधीन कोई नौकरी होगी तो। और 16(3) में कहा गया कि संसद क्या करेगी, वो विधि बनाकर, कानून बनाकर सरकारी सेवाओं के मामले में किसी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश संबंधी शर्त लागू कर सकती है। अब देखिए, अभी तक हम कहते हैं कि अवसर की समानता, लेकिन अब क्या कर रही है सरकार, ये बोल रही है, संसद यहाँ पे बता रहा है 16(3) में कि संसद क्या कर सकती है, कोई कानून बना देगी और वहां पर किसी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश या संबंधित जो भी योगी शर्त होगी लागू कर सकती है। जैसे कि अगर केंद्र सरकार ने, संसद ने नियम बना दिया कि उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नौकरी कर सकते हैं, उन्हीं को, उनको ही आरक्षण मिलेगा या उनको ही वही फॉर्म भर सकते हैं उत्तराखंड की नौकरियों में। तो वहां पे स्पेशल प्रोविजन उसके लिए हो गया, यानी कि संसद को यह अधिकार है कि सरकारी सेवाओं के मामले में किसी प्रदेश के संबंधित में कोई स्पेशल बात करनी हो, कोई शर्त लगानी हो, तो सब वहां लगा सकती है, ठीक। और 16(4) में क्या कहा गया है, 16(4) में कहा गया है राज्यों को अधिकार है कि वो देश के पिछड़े वर्गों के लिए की नियुक्ति से संबंधित, देखिए पिछड़े वर्गों की नियुक्ति से संबंधित जो भी कुछ होगा आरक्षण का प्रावधान, वो कहाँ पर है, अनुच्छेद 16(4) में। 16(4) में जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक। तो अब सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों की बात कर ली गई थी। 16(5) में क्या है, धार्मिक स्थलों पर जैसे कि जो भी नियुक्तियां होंगी, 16 के खंड 5 में, अनुच्छेद 16 के खंड 5 में ये क्या कहा गया है कि राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के लिए केवल उसी धर्म से रिलेटेड पर्सन को नियुक्त कर सकती है, केवल उसी धर्म से रिलेटेड पर्सन को क्या कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। तो मैं एक बार दोबारा से सारा रिपीट कर दे रहा हूँ, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ठीक है। जो अनुच्छेद 15 है उसकी बात मैं कर चुका हूँ, वो भेदभाव के लिए है, मतलब कि वहाँ पे किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। बात उसके बाद आपको बताए थे 15(1) में क्या कहा गया है, 15(2) में क्या कहा गया है। 15(2) के 2 उपखंड है, 15(2) का क, 15(2) का ख, इसको भी ध्यान देना है। 15 का जो 3 है वो किसके लिए, महिलाओं बच्चों के लिए है। 15 का जो 4 है वो किसके लिए, SC ST OBC की उन्नति के लिए बात की गई है। 15 का 5 है उसमें क्या कहा गया है, 15 के 5 में कि हम क्या करेंगे, एडमिशन में, प्रवेश में सीट रिजर्व करेंगे किसके लिए, SC ST OBC के लिए। 15 का 6 आपका EWS के लिए हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से
16 वाला जो है वो सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है। 16 का खंड 1 है, 16 का खंड 2 है, 16 का खंड 3 की भी बात की गई है, 16 का खंड जो है उसको 3 की बात भी की गई है, ठीक है ना। उसमें कहा गया है कि संसद जाकर के कर सकती है, विधि बना करके किसी राज्य विशेष या संघ शासित क्षेत्र के लिए क्या करेगी, जो सेवा संबंधी जो भी शर्त है उसको लागू कर सकती है। और राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो देश के पिछड़े वर्गों के लिए, वो 16(4) में कहा गया है, संबंधी आरक्षण का प्रावधान जिनका राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। और 16(4) के क में कहा गया SC/ST के लिए आरंभिक प्रोन्नति में आरक्षण। और 16(4) के ख में कहा गया था यदि किसी वर्ष यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में कुछ स्थानों पर याद रखना, बस खाली 16(4) याद रखिए क्योंकि बहुत डिटेल हो जा रहा है। और उसके बाद 16(5) आपको बता ही चुके हैं कि राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के लिए उसी धर्म से रिलेटेड पर्सन को ही नियुक्त कर सकती है, ठीक। और उसके बाद फिर आपका देख लेते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है, अनुच्छेद 17 में आपका जो है अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई है, ठीक है। और इसे कानून द्वारा दंडनीय बनाया गया है। इसके लिए आपको बताइए, संसद को अधिकार दिया गया अनुच्छेद 35 के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकती है, अस्पृश्यता संबंधी कानून बना सकती है। इसलिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया। फिर बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया 1976 में, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में। बाद में मैसूर हाईकोर्ट ने भी फैसला दिया कि ठीक है, बहुत सारे किस तरीके से हम अस्पृश्यता को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक। और अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 आपका जो है ये उपाधियों के अंत से संबंधित है, ठीक। और अनुच्छेद 19 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 आपका जो है ये कहता है कि सभी नागरिकों को क्या मिलेगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाएगी। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 19 में, ठीक। वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का खंड 1 का ए है। फिर सभा की स्वतंत्रता आपका 19(1) का बी है, ठीक। फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता आपका 19(1) का सी है, ठीक है। संघ बनाने की स्वतंत्रता आपका 19(1) का सी है। उसके अलावा जो है आवागमन की स्वतंत्रता ये आपका 19(1) का डी है, ठीक। और निवास की स्वतंत्रता ये आपका 19(1) का ई है, 19(1) का ई है जो है, 19(1) का ई है जो है, ठीक। निवास की स्वतंत्रता 19(1) का जो एफ था उसको खत्म कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और 19(1) का जो जी है ये कोई भी व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार देता है, व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार देता है 19(1) का जी, ठीक। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। लेकिन कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसे 19 के खंड 2 में कहा गया है, 19 के खंड 2 में कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे जो वाक एवं स्वतंत्रता वाली बात है उस पर प्रतिबंध लग सकता है, ठीक है ना। किस लिए, अगर एकता को संप्रभुता की बात होगी तो वहां पे लग जाएगा। मानहानि वाले केस में क्या होगा, ये हो जाएगा। 19(3) में जो है, 19 के खंड 3 में भी क्या कहा गया है, प्रतिबंध लगाया गया है सभा और सब सार्वजनिक बैठक करने के लिए। 19 के खंड 4 में जो है प्रतिबंध लगाया गया है, संगठन बनाने से प्रतिबंध लगाया गया 19 के खंड 4 में। संगठन बनाने से प्रतिबंध कहाँ लगाया गया, 19 के खंड 4 में। और आपका जो है किसी भी देश में जो आप स्वतंत्र पूर्वक घूमते हो, जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया था तो किस प्रकार से रोक लगा दी गई थी, सबके आने जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया था, ट्रेनें बंद कर दी गई थी आपका 19(5) में। मतलब कि आने जाने पर भी रोक लगाना, ठीक है ना। देश के किसी हिस्से में स्वतंत्र पूर्वक घूमने के भी प्रतिबंध कहाँ, 19(5) में है, ठीक। ये क्यों होता है, साधारण जनता की सुरक्षा करने के लिए ऐसा किया गया है। और 19(5) में आपसे कहा साधारण जनता की सुरक्षा के लिए, उसके अलावा इसरो, DRDO जो भी रक्षा क्षेत्र है वहां पर आप नहीं जा सकते, ठीक है। वहां भी क्या आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाया, तो 19(5) में, 19 के खंड 5 में कहा गया है, ठीक। और 19 के खंड 6 में क्या कहा गया, किसी भी व्यवसाय को करने, जैसे मान लीजिए अब कोई धार्मिक स्थल है, मथुरा है या राम मंदिर के बगल में अगर आप मीट की दुकान खोलोगे तो ये क्या है, उस पर रोक लगा सकती है सरकार, उस पर सरकार रोक लगा सकती है। और उसी के लिए केस था ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 वाला। इसमें ऋषिकेश जो था उसमें वहां पे लोग क्या खोल रहे थे, अंडे की दुकान खोलकर बैठे थे, दुकानें बंद करवा दी गई थी सरकार द्वारा। तो लोग कोर्ट गए, कोर्ट जा करके फिर फाइनली इस फैसले में कोर्ट का फैसला, मतलब इस फैसले सरकार के फैसले में ही कोर्ट का वो आया कि भाई ठीक है, आप धार्मिक स्थल पर क्या कर सकते हैं, आप अंडे नहीं बेच सकते, ठीक। तो जनता के हित के लिए क्या करती है सरकार, किसी को भी कोई व्यवसाय करने से भी रोक सकती है,
ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि व्यवसाय करने का अधिकार दे दिया गया है, तो कोई बारूद और गोला बना रहा है अपने घर पर, तो व्यवसाय करने से रोक लगाने पे कहाँ पर है? अनुच्छेद 19 के 6 में। ठीक, साधारण जनता के हित के लिए, इसी को ध्यान देना। जो है ये क्या है? संविधान का अनुच्छेद 20 मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ। इसमें कोई भी व्यक्ति को 20 में 3 पार्ट है। 20 का पहला वो कहता है कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, तो अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराध करने के समय जो कानून हो उसी के हिसाब से सजा देनी चाहिए, पहली बात। और 20 के 2 में ये कहा गया है, सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति को जो है एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक, यानी एक से अधिक बार सजा नहीं दी जाएगी। और 20 के 3 में ये कहा गया है कि किसी भी अपराधी को या जिसने अपराध किया है उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है आपको। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 21। ये बहुत ही व्यापक है। इसमें बस आपको याद रखना है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई, जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल लागू होने पर भी क्या होते हैं? निलंबित नहीं कर हो सकते, इसको भी ध्यान रखना है। आपातकालीन काल लागू होने पर भी क्या होते हैं? निलंबित नहीं किए जा सकते। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। शादी करने का अधिकार, मनमर्जी शादी करने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है, ये सब क्या है आपका अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 के ये जोड़ा गया था, इसके अंदर शिक्षा का अधिकार क्या है, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। इस चीज को ध्यान देना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 22। ये किस लिए है? गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अनुच्छेद 22 लोगों को मनमानी ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में से बचाता है। 22 में कई सारे उसमें बताना पड़ेगा, बिना कारण गिरफ्तारी नहीं कर सकते किसी की, उसे बताना पड़ेगा क्यों गिरफ्तार किया। ठीक है, अपने मनपसंद वकील करने का अधिकार। ठीक, ये सब क्या अनुच्छेद 22 में। उसके अलावा निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि मतलब कि अपराध करने से पहले किसी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, ये भी क्या है, इसी में दिया गया है, इसका भी प्रावधान यहीं पर है। ठीक, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये क्या है? शोषण के विरुद्ध से प्रावधान हो। 23 और 24 में दिया गया है शोषण के खिलाफ, शोषण के अगेंस्ट जो प्रावधान है। 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। 24 में ये देखिए, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, बहुत तेजी से हम लोग चल रहे हैं। किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। ठीक, बाल श्रम पर प्रतिबंध की बात कही गई है। अनुच्छेद 25 जो है मैंने आपसे कह दिया था पहले ही, सीधी सी बात है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का पालन करने, उसे मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। मतलब मानना और मनाना, किसी भी धर्म को मानना और मनाना, यह आपका अनुच्छेद 25 में है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में यही कि मैनेज करना, धार्मिक संबंधी जो भी चीजें उसको आप मैनेज कर सकते हो। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। ठीक है ना, ये एक मौलिक अधिकार है जो धर्म के अधिकार का हिस्सा है। ठीक, धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार, उसे मैनेज करने का भी मामला यहीं पर आता है। ठीक, याद आपको नहीं पढ़ना है डिटेल में। 27 में क्या कहा गया कि धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यही है कि अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म में धार्मिक संप्रदाय को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए कर लगाने पर रोक लगाता है। मतलब कि हाँ, टैक्स आप ले सकते हो, लेकिन टैक्स, धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, ये आपका 27 में है। 28 में क्या है? 28 में एक धार्मिक शिक्षा, मतलब कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह व्यक्तियों के या धार्मिक समूहों और शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों की भी रक्षा करता है। यह कहता है कि राज्य द्वारा अगर कोई वित्त पोषित शैक्षणिक संस्था है, किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा की अनुमति वहां पर नहीं। ठीक, किसी भी धार्मिक, हालांकि राज्य प्रशासित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। ठीक है, जो किसी ट्रस्ट या बंदोबस्ती द्वारा स्थापित किया गया, मान लो ट्रस्ट या बंदोबस्ती द्वारा स्थापित किया गया है, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट वाली बात यहाँ नहीं हो रही। यहाँ बोले कि जो नॉर्मल शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर कहने का मतलब है कि धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। सीधी बात है, ज्यादा उसमें उलझना नहीं। अनुच्छेद 29 में आ जाते हैं। तो अल्पसंख्यकों को देखिए, मैंने इसमें कहा था संस्कृति, भाषा, लिपि और संस्कृति। तो भाषा को संरक्षित करने का अधिकार, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार और संस्कृति को बचाने का अधिकार। ठीक है ना,
ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 29 में। तो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, भाषा, लिपि, संस्कृति याद रखना, अपने आप से क्लियर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में जो है ये किसका करता है? ये इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक, अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार कहाँ पर है? अनुच्छेद 29-30 में है। ठीक, याद रखना है इस चीज को। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, वो खत्म हो चुका है, बता चुका हूँ आपको। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा से क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया गया। अब एक विधिक अधिकार हो गया है, बस आगे इससे कुछ नहीं जानना है। अनुच्छेद 32 इसको क्या कहा गया था? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। वो सर्वोच्च न्यायालय क्या जारी करेगी? रिट। अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट 226 के तहत। ठीक है, ये हो गया। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 जो है इसके मुताबिक संसद को सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार। मैं आपसे कह चुका हूँ, कोई व्यक्ति मान लो बीएसएफ में है, कोई सीआरपीएफ में, कोई कहीं है, तो भी कह सकता है कि हमें यहाँ पर नहीं जाना ड्यूटी करने। तो ऐसे में उसके मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। वो कहाँ पर? अनुच्छेद 33 में। बस इतना याद रखना। उनको आगे देखते हैं अनुच्छेद 34 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जब भी भारत में मार्शल लॉ लागू होगा, सैन्य कानून लागू होगा, तब मौलिक अधिकारों पर पाबंदी लगा दी जाती है। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य शासन। यह असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाता है, जैसे कि युद्ध, दंगा, अशांति या कानून का उल्लंघन। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 34 सैन्य शासन के समय में क्या होगा? मौलिक अधिकारों पर लगाम लग जाएगी। बस यही बात करता है, पाबंदी लगा देगा। फिर आते हैं अनुच्छेद 35 जो लास्ट अनुच्छेद है। इसमें क्या कहा गया है कि इसके मुताबिक मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। समय समय पर संसद क्या कर सकती है? मौलिक अधिकारों संबंधी कानून बना सकती है, बट लेकिन वो क्या होना चाहिए? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और खासकर मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को अनुच्छेद 16(3) जोड़ा गया है, 32(3) जोड़ा गया, 33-34 से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। ठीक, 16 का खंड 3, 32(3), 33 और 34 से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है। ठीक, अनुच्छेद 35 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों के तहत अपराधों के लिए सजा तय करने का भी अधिकार है। इस प्रकार से हमने क्या किया? बहुत तेजी से हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लिया अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आप बस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, ताकि ये वीडियो से लाई गई थी ताकि आपको एक बार बहुत तेजी से अनुच्छेद 1 से 35 तक याद करा दिया जाए। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्शन 4 रहते हैं एग्जाम में। 4 ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर कर ले जाओगे। बस थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपके पास, बहुत एकदम रटना और ज्ञानी नहीं बनना है। थैंक यू।